सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक होगा क्लासिक डेटा सेंटर टू वर्चुअलाइज डेटा सेंटर कैसे कन्वर्ट करें। तो सीडीसी को वीडीसी में अगर हमें कन्वर्ट करना है उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सीडीसी होता क्या है। वेल, सीडीसी का फुल फॉर्म होता है क्लासिकल डेटा सेंटर। हमने डेटा सेंटर का नाम सुना होगा, ये वही होता है, बस ये ऑन प्रेमिस होता है। अब ऑन प्रेमिस का मतलब कोई कंपनी जो होती है वो खुद ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदती है, एक लैंड खरीदती है, उसके अंदर वो बिल्डिंग बनाती है, बिल्डिंग के अंदर वो सर्वर्स रखती है, स्टोरेज रखती है। हमें सर्वर्स की क्यों ज़रूरत होती है? वेल, मान लीजिए उनको कोई वेबसाइट को होस्ट करना है, फॉर एग्जांपल xyz.com, इसको हमें होस्ट करना है तो हम सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली मान लीजिए उनके पास लॉट्स ऑफ डेटा है, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव लॉट्स ऑफ डेटा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। और फॉर एग्जांपल आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हमें सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्वर्स, स्टोरेज, ये सब के ग्रुप को हम डेटा सेंटर के अंदर डालते हैं। तो अभी हमने अपनी वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हम ये जो वेबसाइट है ये ऑल ओवर इंडिया एक्सेस हो पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्वर है और स्टोरेज है इसको हम रिमोट लोकेशन से कनेक्ट करेंगे नेटवर्किंग के थ्रू। अब ये जो चीज़ है इसको हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि ये डायग्राम है एक सिंपल डायग्राम जिसमें कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं सीडीसी में। इसमें कंप्यूट का मतलब होता है सर्वर्स जो हम यूज़ कर रहे थे, इसमें नेटवर्क होता है जिससे हम रिमोट लोकेशन को कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे स्विचेस आ गए, हब्स आ गए, राउटर्स आ गए, वायर आ गई, ये सारी चीज़ें, केबल्स आ गए, ये सब। एंड स्टोरेज, जहाँ पे हम लोग अपना डेटा स्टोर कर रहे थे वो स्टोरेज। तो ये 3 कंपोनेंट्स मिलके हमारा सीडीसी बनता है। Now let's jump into the definition of all these 3 components. The first component, compute, which means resources that runs applications, operating system and databases. Well, what is applications? Well, it's a computer program that provide logic for computing operations. We have databases which organize data in a structured way so that we can easily retrieve it or store it. And then finally we have storage, the third component, which is nothing but device that stores data for us. Now, in order that compute and storage can communicate with each other, we have a data path between them, and that is known as network, and it is achieved by routers, switches and hubs. So in this way we can say that we have 3 components: compute, network and storage. तो CDC के बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है जिसके कारण हम लोग उसको यूज़ नहीं करते उतना। अब मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है, एक नया बिज़नेस है, बहुत इनिशियल लेवल में है और आपने स्टार्ट किया है। अब आपने सोचा कि आपको वेबसाइट होस्ट करनी है तो आपको खुद का एक डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। तो अब वो डेटा सेंटर जब आप बनाओगे तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि प्राइस आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको फिजिकल स्पेस, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, सिक्योरिटी, ये सब कुछ खरीदना पड़ेगा। और आपका बिजनेस भले ही बहुत अच्छा हो, उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो बहुत ही लेस होगा आपके एक्सपेंडिचर पे। इसका दूसरा डिसएडवांटेज सीडीसी को यूज़ करने का है कि बिजनेस एजिलिटी ही नहीं है। अब आप बहुत अच्छा काम करते हो अगर आपका पूरा फोकस एक जगह होता है आपके बिजनेस आइडिया पे, बट सीडीसी में दिक्कत है, आपको मेंटेनेंस में भी आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा और आपका बिजनेस आइडिया पे भी, और आप उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाओगे अब अपने इम्प्लीमेंटेशन में। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्केलेबिलिटी इशू आता है। अब मान लीजिए एक दिन आपका सर्वर है, खाली पड़ा हुआ है, अब उसमें इतना ही यूज़ हो रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो ये जो फ्री स्पेस आपको दिख रही है, इतना आपका लॉस हो गया क्योंकि आपने तो पूरा सर्वर ख़रीदा हुआ है। बट मान लीजिए आपका ट्रैफिक बढ़ गया, आपका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, अब ये एक सर्वर लोड नहीं ले पा रहा तो आपको नया सर्वर ख़रीदना पड़ेगा। बट नॉर्मल डेज़ में आपका इतना ही यूज़ हो रहा है, तो स्केलेबिलिटी इशू आती है। मान लो ट्रैफिक कम हो गया तो आपको क्या बोलते हैं, लॉस होगा, एक्स्ट्रा स्पेस जाएगी, फ्री स्पेस होगी। और मान लो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको जल्दी जल्दी नए सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे जो कि बाद में वेस्ट होने वाले हैं। तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं क्लासिकल डेटा सेंटर के। तो अभी हमने बात किया सीडीसी के बारे में डिटेल में और हमें पता चला कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम सीडीसी को वीडीसी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम ये डिसएडवांटेजेस को कम कर पाएँ। अब इनको कैसे कम करेंगे? 4 फेजेस क्यों? क्योंकि उसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे: कंप्यूट,
नेटवर्क, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। और वही चीज़ हम इस डायग्राम में देखेंगे। हम CDC को VDC में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम कंप्यूट को वर्चुअलाइज कर दिए, उसके बाद हम स्टोरेज को वर्चुअलाइज कर दिए, फिर नेटवर्क को वर्चुअलाइज कर दिए और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअलाइज कर दिए। तो 4 फेजेस में हम देख पा रहे हैं कि हमने CDC को VDC में कन्वर्ट कर दिया। अब हम हर एक फेस को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअलाइज कंप्यूट के बारे में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन पे। वेल, हमें कंप्यूट को वर्चुअलाइज करने की ज़रूरत क्या है? वेल, आप देख सकते हो डायग्राम थोड़ा बदल गया है। अब क्या हो गया है, कंप्यूट को हमने वर्चुअलाइज कर दिया। अब देखते हैं हमने इसको कैसे किया, पर उसके पहले हम जानते हैं कि क्यों ज़रूरत है हमें कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन की। वेल, अगर हम CDC को देखें तो उसमें एक सर्वर जो होता है उसमें हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एक वेबसाइट चलानी है, उसमें हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ करें जो कि टॉप नॉच एप्लीकेशंस हैं, पर वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमें मल्टीपल OS की ज़रूरत पड़ रही है जो कि हमें CDC नहीं दे पा रहा। तो अगर हमें 5 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो हमें 5 सर्वर खरीदने पड़ेंगे, यानी कॉस्ट हमारी और बढ़ जाएगी। इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम एप्लीकेशंस चला रहे हैं साइमल्टेनियसली, वो क्लैश कर जाते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस को ठीक करने के लिए हम कंप्यूट को वर्चुअलाइज कर देते हैं। अब कैसे किए हमने वर्चुअलाइज? एक सॉफ्टवेयर लेयर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर हम देखें एक वर्चुअलाइज सर्वर को, उसमें हमने क्या किया, एक लेयर डाल दी जिसका नाम है VMM, वर्चुअल मशीन मॉनिटर। क्यों बोलते हैं इसको? वेल, वर्चुअल मशीन मॉनिटर को हम हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो हम देखते हैं कि लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर अबव द हार्डवेयर विच अलाउज मल्टीपल OS टू रन कंकरेंटली। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे OS को हम चला सकते हैं। अब VMM क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बना देता है। अब आपने वर्चुअल मशीन सुना होगा, ये कंटेनर टाइप का होता है और ये आइसोलेटेड होता है एक दूसरे से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि एक VM में एक OS हम चला पा रहे हैं, दूसरे VM में दूसरा OS चल रहा है, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे से क्लैश नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आइसोलेटेड होते हैं। यानी सिक्योरिटी एक मेजर आ गया। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि हमें कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 सर्वर खरीद रहे थे 5 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही सर्वर को यूज़ करके 5 ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में चला सकते हैं। तो ये है एडवांटेज ऑफ कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन। तो हमने अभी देखा कि हाइपरवाइजर को यूज़ करके हम कंप्यूट को कैसे वर्चुअलाइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ बढ़ते हैं, स्टोरेज को वर्चुअलाइज करने में। तो हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है कि हम कैसे स्टोरेज को वर्चुअलाइज करेंगे और कैसे ये हमें एडवांटेज देता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की। वेल, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत क्या है? वेल, अगर हम देखें कि जो CDC है उसमें हमारे 2 एप्लीकेशन चल रहे हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट 1 टेराबाइट की मेमोरी है और हमारे पास 2 टेराबाइट की स्टोरेज पड़ा हुआ है, तो हम ये 2 टेराबाइट का स्टोरेज नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? बिकॉज हमें एक टेराबाइट की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टोरेज का इन CDC। तो अगर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने का ही आपको स्टोरेज चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं कि मान लो हम इसको वर्चुअलाइज़ किए तो ये हमें कैसे बेनिफिट करेगा? वेल, अगर हमने स्टोरेज को वर्चुअलाइज़ किया तो व्हाट इट डज इज़ कि सारे फिजिकल स्टोरेज को ये पूल कर देता है और एक लॉजिकल व्यू प्रेजेंट करता है कंप्यूट को। मतलब कंप्यूट को ये नहीं लगता कि यहाँ पे 2 टेराबाइट का डेटा है, यहाँ 2 टेराबाइट का स्टोरेज है, उसको लगता है कि हमारे पास एक टेराबाइट के स्टोरेज अवेलेबल है। और वही चीज़ ये एक तरीके से हाइड कर देता है, ये इन्फॉर्मेशन को, ये कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है और इसको हम एब्स्ट्रैक्शन लेयर बोलते हैं। तो तभी हम ये क्या करते हैं, हमारे मान लो हमने वर्चुअलाइज़ किया, हमारे 2 एप्लीकेशन चल रहे हैं, हमारे पास 2 टेराबाइट का मेमोरी है, हम बीच में एक लेयर डाल देते हैं जो कि क्या करता है कि कंप्यूट को बोलता है हमारे पास 2 लॉजिकल यूनिट्स हैं एक टेराबाइट के और ये 2 एप्लीकेशन की नीड्स फुलफिल हो जाती है। मान लो कल को इसकी 0.7 टेराबाइट हो गया, इसका 0.3 टेराबाइट हो गया या 1.3 टेराबाइट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये यही 2 टेराबाइट को 0.7 और 1.3 में डिवाइड कर देगा। अब जो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है वो 2 टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला अप्लाई हम ब्लॉक लेवल पे करते हैं, दूसरा हम फाइल लेवल पे करते हैं। अब ब्लॉक लेवल में क्या करते हैं, हम कंप्यूट को वर्चुअल डिस्क असाइन कर देते हैं और
जो फाइल लेवल है हम उसमें फाइल या डायरेक्टरीज असाइन कर देते हैं। इनके बीच डिफरेंस यही है कि ये फिज़िकल स्टोरेज को एक तरीके से उसकी मेमोरी एड्रेस दे देता है, और ये जो होता है ये फिज़िकल एड्रेस नहीं बल्कि फाइल और डायरेक्टरीज़ के वे में देता है। तो इस तरीके से हम स्टोरेज को वर्चुअलाइज कर देते हैं। इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि हमें उतनी रिक्वायरमेंट के स्टोरेज नहीं खरीदने की ज़रूरत, हमारा एक 5 टेराबाइट का ही काफ़ी हो जाएगा हर एक एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो अभी हमने देखा कि कैसे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन करते हैं ब्लॉक लेवल और फाइल लेवल में। अभी हम नेक्स्ट फेज़ में बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, जिसमें हम नेटवर्क को वर्चुअलाइज करते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन पे बात करते हैं। वेल, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जैसे आप देख सकते हो इसकी ज़रूरत क्या है। वेल, अगर हम बात करें CDC में तो उसमें मान लीजिए हमारे पास 3 सर्वर्स हैं और तीनों सर्वर 2-2 VMs रन कर रहे हैं। ये 2 VMs यहाँ पे वर्चुअल स्विच है हर एक सर्वर के पास, एक फिज़िकल स्विच है और एक राउटर है। अब होता क्या है कि अगर किसी एक VM को दूसरे VM से कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल ये वाले VM को इस वाले VM से कम्युनिकेट करना है, तो ये थ्रू स्विच कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये VLAN इनका सेम है। बट मान लीजिए VLAN इनका डिफरेंट हो जाता है तो इनको राउटर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें दिक्कत क्या है? वेल, इट वर्क्स फाइन बट इट्स वेरी स्लो। दिक्कत ये है कि मान लो कल को मैं एक और VM यहाँ पे लाना चाहता हूँ हर एक वर्चुअल हर एक सर्वर पे। तो अब क्या होगा, जब भी हम कम्युनिकेट कराते हैं स्विच को ये VLANs के बारे में पता होना चाहिए। अब इनिशियली स्विच को 2000 और 1000 के बारे में पता था। अब मान लीजिए मैंने जो ये VM लाया है इसका VLAN जो है वो अराउंड 3000 है। तो मुझे ये VLAN को हर एक सर्वर में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, स्विच को भी बताना पड़ेगा कि लिसन मेरे पास VLAN 3000 आ चुका है। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि मान लीजिए मुझे ये ग्रीन VM को ब्लू VM से कम्युनिकेट कराना है। अब ये तो डिफरेंट है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस VM से निकलूँगा स्विच के पास। अब क्योंकि ये डिफरेंट है तो मुझे राउटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं राउटर के पास जाऊँगा, राउटर में ये कन्वर्ट करेगा टू अदर VLAN दैट इज़ 2000 और फिर उसके बाद ये वापस आएगा और ये इस VM में चला जाएगा। अब आप ये देख पा रहे हो कि ये दोनों VM सेम ही सर्वर में हैं, बट दिक्कत ये आ रही है कि इसको एक बहुत लंबा रूट तय करना पड़ रहा है। तो ये स्लो कर देता है प्रोसेस को। तो इसलिए इस चीज़ को क्योर करने के लिए हमें नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वेल, हमारे पास पहले एक एक स्विच थे। अब हमने क्या किया, ये जितने भी ग्रीन VMs हैं वो एक सेम वर्चुअल स्विच जो है वो शेयर करेंगे। वैसे ही ये जितने भी ब्लू VMs हैं वो सेम वर्चुअल स्विच जो है वो शेयर करेंगे। अब मान लो कल को मैं एक और VM लाता हूँ जो कि रेड कलर का होगा, तो वो भी सारे एक सेम वर्चुअल स्विच शेयर करेंगे। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया? वेल, फॉर एग्जांपल पहले तो हम बात करते हैं कि मान लो इस VM को इस VM को मैसेज देना है। तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम स्विच में जा रहे थे, फिर राउटर में जा रहे थे। अब वो हमें करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लॉजिकल राउटर भी आ गया है। अब लॉजिकल राउटर में क्या करेंगे हम लोग, अगर हम कोई मैसेज इस VM से इस VM को देना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इस राउटर में जाएंगे और ये राउटर इसमें डाल देगा और हम इस VM से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये इस प्रोसेसर में अंदर चल रही होगी। हमें बाहर स्विच, फिजिकल स्विच और फिजिकल राउटर में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब दूसरा केस, मान लीजिए इस ग्रीन VM को इस ग्रीन VM से कम्युनिकेट करना है। नाउ दे हैव द सेम स्विच, दे हैव द सेम लॉजिकल स्विच। सो व्हाट दे कैन डू इज कि ये मान लीजिए एक पैकेट दिया सर्वर को, सर्वर क्या करेगा, सर्वर इसको इनकैप्सुलेट कर देगा। इनकैप्सुलेट मतलब इसके ऊपर एक लेयर लगा देगा। इस चीज़ को ये जाएगा स्विच के पास। स्विच को बिल्कुल भी नहीं पता रहना चाहिए, मतलब अगर उसको पता भी नहीं है कि ये VLANs क्या हैं, वो स्टिल इसको लेगा और इसको दूसरे सर्वर में भेज देगा। क्यों? क्योंकि हमने इनकैप्सुलेट कर रखा है। मतलब स्विच को
इनके VLANs के बारे में जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या करेंगे, ये पैकेट यहाँ पे आया, अब ये जो पैकेट है ये इसको हम डीकैप्सुलेट करेंगे और डीकैप्सुलेट करके जो हमें मिलेगा ये चीज़ इस VM में चले जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन से वो सारे डिसएडवांटेजेस हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किया। तो अभी हमने देखा कि कैसे नेटवर्क कंपोनेंट्स को हम वर्चुअलाइज करें, जैसे वर्चुअल स्विच, वर्चुअल राउटर या वर्चुअल नेक कार्ड, और कैसे ये फास्ट कर देता है नेटवर्क को। अभी हम नेक्स्ट फेज़ में बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हम VDC को अचीव कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फेज विच इज़ वर्चुअलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वेल, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ज़रूरत क्यों है? वेल, हम जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, एंड क्लाउड जो होता है वो 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज नथिंग बट VDC। अब इसमें हम करते क्या हैं? वेल, वी रेंट ऑल दीज कंपोनेंट्स, कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। इससे बेनिफिट स्मॉल एंटरप्राइजेस का होगा बिकॉज दे ओनली हैव टू पे व्हाट दे आर यूजिंग। इसमें उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा और उनका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। जो वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे लिमिटेशंस हटा देता है जो हम इनिशियली बात किए थे। लाइक हमें अब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं, हमें सर्वर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, हमें स्टोरेज खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी हमको वो प्रोवाइड करा रही है। ये थर्ड पार्टी कौन है? वेल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजॉन AWS, जो क्लाउड जिनके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। नाउ हमारा जो दूसरा डिसएडवांटेज था कि हम अपने बिजनेस आइडिया पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने सॉल्व कर दिया। कैसे? बिकॉज अब हम मेंटेनेंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मेंटेनेंस जो है वो थर्ड पार्टी निभाएगी। इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि स्केलेबिलिटी इशू आ रही थी। बट नाउ क्योंकि ये थर्ड पार्टी कर रही है, वी कैन आस्क फॉर रिसोर्सेज एनी टाइम। मतलब मान लीजिए हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, वी कैन आस्क फॉर मोर सर्वर्स। हमारा ट्रैफिक कम हो रहा है, वी कैन आस्क कि ओके रिलीज माई सर्वर्स, आई विल यूटिलाइज ओनली 1 सर्वर। सो इसमें क्या हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं, हम पे कर रहे हैं जितना हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ वर्चुअलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हमने वर्चुअलाइज डेटा सेंटर अचीव कर लिया। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। हमने देखा कि कैसे 4 फेजेस में हम CDC को VDC में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू।